हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 67 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही लेक्चर मैंने आपको लेक्चर नंबर 66 में पढ़ा रखा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज़ और एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एसेट हो सकती हैं जिसे बेचकर पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 66 में जब मैंने आपको सिक्योरिटीज़ पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था कि सिक्योरिटीज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज बॉन्ड, अदर इज शेयर्स। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड, राइट। और जब गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ हम गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यानी जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं और जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड हैं दैट इज़ डेटेड सिक्योरिटीज़, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर जब मैंने कॉरपोरेट बॉन्ड की बात की थी तो वहाँ भी शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड होता है और लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड होता है। शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, और तीसरा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीनों ही चीज़ें कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये तीनों ही शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड होती हैं, ये तीनों ही प्रोमिसनरी नोट होती हैं। ठीक है, और ये तीनों ही अनसिक्योर्ड होती हैं एंड दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, मतलब इनसे जो कॉरपोरेट्स लोन लेती हैं वो 1 साल से कम टेन्योर का होता है। तो ये सब बातें और ये कैसे काम करती हमने ब्रीफली देखा था। साथ ही साथ कॉरपोरेट के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं दे आर नोन एज डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स के जो भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, और इंडिया में डिबेंचर्स यूजुअली किस नेचर के होते हैं, उनका क्या टाइप होता है, वो सब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। साथ ही साथ जब हम सिक्योरिटीज़ में शेयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि शेयर्स 2 तरह के होते हैं। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, जहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी वो इक्विटी शेयर्स अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, दूसरी तरह की जो शेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स या प्रिफर्ड शेयर्स का मतलब होता है कि जो भी शेयर होल्डर है उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होल्ड करते हैं उनको कुछ प्रायोरिटी मिलती है, कुछ एडिशनल प्रेफरेंस मिलती है। वो प्रेफरेंस क्या है वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि जब भी कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ पे फिक्स डिविडेंड दी जाती है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, राइट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है क्लेम्स में जब किसी भी कंपनी के एसेट्स लिक्विडेट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ उसके एसेट से ज़्यादा हो गई या फिर कोई कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं चुका पा रही है, ठीक है, तो वो बैंकरप्सी की सिचुएशन होती है। तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट यानी दिवालिया होती है और उसके एसेट्स बेचकर या लिक्विडेट करके जब जो भी उसके क्रेडिटर्स थे उनको जब पैसे चुकाए जाते हैं तो सबसे पहला जो क्लेम बनता है वो बैंक्स का बनता है, यानी बैंक्स को सबसे पहले पैसे चुकाए जाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट क्लास डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद जो आपके सबऑर्डिनेट डिबेंचर होल्डर हैं उनको पे किया जाता है। फिर अगर पैसे बचते हैं तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का पेमेंट होता है, और इसके बाद अगर कुछ बच जाए तो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है पैसे, यानी फिक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें मिलता है। और कंपनी के एसेट लिक्विडेट होने पर इन्हें जो क्लेम मिलता है वो नॉर्मल शेयर होल्डर से पहले मिलता है। ये 2 तरह की प्रेफरेंसेस इनको दी जाती हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। और मैंने आपको कंपनी के इनकम या प्रॉफिट से ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो भी मैंने आपको समझाया था। आज के लेक्चर से और फर्दर कुछ लेक्चर में
ये सिक्योरिटीज़ की ये जो भी बातें हैं इनको हम अब लिख कर डिक्टेशन या थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिक्योरिटीज़ होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सिक्योरिटीज़ आर एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी सिक्योरिटीज़ किसी भी तरह की फाइनेंशियल एसेट हो सकती हैं। फाइनेंशियल एसेट मीन्स कि ये ऐसी रिसोर्सेस होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जिन्हें बेचकर पैसे मिलते हैं, राइट। तो अगर सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल एसेट है तो फिर एसेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ एन एसेट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एसेट्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है, रिसोर्सेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट which can be used to create money that is cash in future are called assets। यानी वो सारे रिसोर्सेस जो कोई इंडिविजुअल फॉर्म या सरकार ओन करती है, जिसे बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश, वो सब एसेट कहलाता है। यानी कि अगर हम एक फॉर्म के रेफरेंस में बात करें तो एक फॉर्म या कंपनी के पास वो सारे रिसोर्सेस जिन्हें बेचकर वो नियर फ्यूचर में पैसे कमा सकती है, ठीक है, वो सब एसेट्स कहलाते हैं। तो फिर एक और टर्म आता है, वो होती है लाइबिलिटीज़। तो सवाल है कि फिर लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। सो लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म और गवर्नमेंट विच दे नीड टू पे और फुलफिल इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ वो सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल फॉर्म या गवर्नमेंट को चुकाना है। किसे चुकाना है? उस क्रेडिटर को जिसने इनको लोन दे रखा है। तो लाइबिलिटीज़ डेट ऑब्लिगेशंस होती हैं जो फॉर्म को या किसी व्यक्ति या सरकार को चुकानी पड़ती है जिससे उन्होंने ये लोन लिया है, राइट। तो अगर हम एक फॉर्म के रेफरेंस में बात करें तो फॉर्म के पास वो सारे रिसोर्सेज जिसे बेचकर वो पैसे कमाती है वो सारा एसेट कहलाता है, और फॉर्म को जो सारा पैसे चुकाने हैं, ठीक है, जिनसे भी उसने लोन ले रखा है, ठीक है, वो सब लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम लोन्स, लाइबिलिटी का एक और फॉर्म होता है जो फॉर्म्स के अकाउंट्स में मेंशन होता है, दैट उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल वो पैसा होता है जो फॉर्म को चुकाना होता है उन सभी फॉर्म को जिनसे उन्होंने उधार पे सामान परचेस किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो मोटी माटी आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई किसी भी कंपनी के पास वो सारा रिसोर्सेज जिसे बेचकर वो पैसे बनाते हैं वो सब एसेट कहलाता है, और कंपनी को जो सारा डेट ऑब्लिगेशन चुकानी है, ठीक है, वो सब उसकी लाइबिलिटी कहलाती हैं, ठीक है। इस डेट ऑब्लिगेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, बशर्ते इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो कंपनी को किसी और को पे करना है वो लाइबिलिटी कहलाएगी। अब देखिए एक टर्म होता है इक्विटी। इसी इक्विटी को हम ओनरशिप कहते हैं या इसी को हम नेट वर्थ कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इक्विटी, ओनरशिप या नेट वर्थ की बात करते हैं तो हम ये कंपनी फॉर्म के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। यानी अगर मान लीजिए कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के जो टोटल एसेट्स हैं अगर आप उन्हें कंसिडर करते हैं और उस टोटल एसेट्स से अगर आप फॉर्म के टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है उस फॉर्म की नेट वर्थ कितनी है। और किसी भी फॉर्म की जो नेट वर्थ होती है वही ओनर्स की कैपिटल होती है, ठीक है। यानी उस कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने उस कंपनी में कितना पैसा डाल रखा है, जिसे हम उनका शेयर्स, इक्विटी, ओनरशिप कहते हैं, वही उस कंपनी की नेटवर्थ होती है। तो शेयर्स, इक्विटी, ओनरशिप, ओनर कैपिटल, नेटवर्थ ऑफ कंपनी, ये सब एक ही टर्म है और इनकी वैल्यू कैसे बनती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब याद रखिए कि अब मैंने यहाँ पे इसी फॉर्मूले से, ठीक है, जो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी है, इससे मैंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है। वो क्या है? देखिए मैंने यहाँ लिखा है, सो व्हेन एसेट्स इंक्रीजेज इक्विटी इंक्रीजेज। तो अगर किसी कंपनी का एसेट बढ़ता है तो उस कंपनी की इक्विटी बढ़ती है।
यानी कंपनी के जो ओनर्स हैं अगर वो कंपनी में ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं, वो ज़्यादा कंपनी में पैसे डालते हैं, लगाते हैं, तो उससे कंपनी का एसेट बढ़ता है। और कंपनी का एसेट बढ़ने का मतलब है कि जो ओनर्स हैं उनकी इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है, या कंपनी की जो इक्विटी है वो बढ़ रही है। और दूसरा इसी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी फर्म की लाइबिलिटी बढ़ती हैं तो इक्विटी गिरता है, ठीक है। यानी अगर कंपनी की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो ओनर्स का कैपिटल या इक्विटी रिड्यूस होने लगता है। और अगर ये लाइबिलिटीज़ बढ़ते चली जाएं और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ओनर्स का कैपिटल जीरो हो जाए तो वो बैंकरप्सी की सिचुएशन कहलाती है। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर लाइबिलिटीज एसेट के बराबर होती हैं, इसका मतलब है उस कंपनी की इक्विटी जीरो हो गई। उस कंपनी के इक्विटी जीरो होने का मतलब है कि जो ओनर्स का इन्वेस्टेड कैपिटल, जो ओनर्स कैपिटल था वो अब जीरो हो गया। और इसका मतलब है कि अब अगर कंपनी कोई फर्दर लॉस मेक करती है या इस पर कोई फर्दर लाइबिलिटी आती है तो अब ये कंपनी उसे चुका ही नहीं सकती। तो अगर मान लीजिए इससे एक स्टेप आगे की बात करें कि अगर लाइबिलिटी एसेट के बराबर है तो हम कह रहे हैं कि इक्विटी जीरो हो गई, यानी ओनर्स का तो सारा पैसा गया। लेकिन अगर अब फर्दर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा होती है तो ये सिचुएशन बैंकरप्सी की हो जाती है, यानी कंपनी और फर्म विल बिकम बैंकरप्ट। अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी दिवालिया होना। इसका मतलब क्या है कि अगर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कंपनी को जो पैसे जो उधार चुकानी है वो उसके एसेट से ज़्यादा हैं। यानी अगर कंपनी अपने पूरे एसेट को, जो भी उसके रिसोर्सेज जहाँ से भी वो पैसे पा सकती है, उन सबको वो लिक्विडेट कर दे या बेच दे, ठीक है, लिक्विडेट करने का मतलब होता है बेचना। तो अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज लिक्विडेट करती है तो भी उसको जो लाइबिलिटी चुकानी है वो नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि डेट ऑब्लिगेशन एसेट से ज़्यादा है। तो ये कंपनी के दिवालिया हो जाने की मतलब कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो जाती है, राइट। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है कि ओनर्स जो थे, जिनके पास इक्विटी शेयर्स थे, चाहे वो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंशियल, इनके हाथ में तो कुछ नहीं आना है। यहाँ तो बैंक और बॉन्ड होल्डर्स भी पैसा लूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट ही इतना नहीं है जितना उसको डेट चुकाना है, राइट। और देखिए, जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी फर्म की बात करते हैं ना, तो अगर आप किसी कंपनी या फर्म की अगर अकाउंट बुक को देखेंगे तो वहाँ आपको ये दो चीज़ें मेंशन मिलती हैं। तो कंपनी का अकाउंट बुक या बैलेंस शीट, उसमें ये दो चीज़ें होती है, कंपनी का एसेट और उसकी लाइबिलिटीज़। और यही एसेट और लाइबिलिटी जो होती हैं कंपनी के हेल्थ कंडीशन को शो करती हैं। यानी अगर किसी भी फर्म या किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम है, इसका मतलब है उसका हेल्थ अच्छा है, राइट। अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी लॉस मेक कर रही है या कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर वो लॉस मेक कर रही है तभी तो उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ते जा रही हैं, राइट। और अगर किसी कंपनी की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि उसका हेल्थ खराब हो रहा है, यानी कि उसका जो इक्विटी है वो गिरते जा रहा है। और इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब लाइबिलिटीज़ एसेट के बराबर हो जाएंगे, जहां इक्विटी जीरो होगी, और फिर ये सिचुएशन बैंकरप्सी की होती है, कंपनी ख़त्म। तो जब भी आप किसी भी कंपनी की हेल्थ को एनालाइज करते हैं या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं या फिर आप किसी कंपनी के फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, या जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, या ओटीसी से यानी ओवर द काउंटर से अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी के आप बैलेंस शीट या अकाउंट्स को ज़रूर देखिए, बैलेंस शीट को, कि उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट्स की तुलना में कितनी है, राइट। लाइबिलिटी जितना कम उतना अच्छा। यानी लाइबिलिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी लॉन्ग रन में गड़बड़ करने वाली है, राइट। ये बैंकरप्ट होने वाली है या बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देने वाली है। तो किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो उसके बैलेंस शीट को एनालाइज करिए, उसके अकाउंट बुक को, जहां आपको एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं।
अब जब हम एसेट और लाइबिलिटी की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती हैं, राइट। तो जो भी अकाउंट बुक या बैलेंस शीट होता है उसमें ये दो फॉर्मेट में मेंशन्ड होती हैं। तो एसेट आपको दो कैटेगरी में देखने को मिलेगा, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। उसी तरह से लाइबिलिटीज भी आपको करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी इस फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ये करंट नॉन करंट का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, करंट का मतलब है कि वो सारा एसेट जो कंपनी बेचकर 1 साल के अंदर कैश कर सकती है वो सब करंट एसेट कहलाते हैं। और कंपनी के वो सारे एसेट जिन्हें बेचकर कंपनी 1 साल के अंदर फुली कैश ना कर पाए, यानी कंपनी के वो एसेट जिन्हें कैश करने में कंपनी को 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, वो सारे नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। उसी तरह से लाइबिलिटीज़, कंपनी को 1 साल के अंदर जितने भी डेट ऑब्लिगेशंस चुकाने हैं, जो उसे पेमेंट करने हैं, जो साथ ही साथ जो उसके अकाउंट्स पेएबल हैं, ये सब उसकी करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होती हैं। और कंपनी को जो डेट ऑब्लिगेशंस 1 साल के बाद वाले टेन्योर में चुकानी है वो सब उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, राइट। तो आप ये भी देखें कि किसी भी कंपनी की जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं, राइट। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ में भी कम हो लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अगर ज़्यादा हैं तो आप ये जान लीजिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी की हेल्थ ख़राब होनी ही है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। चलिए, अब हम ये सब तो देख लिए, अब हम ये समझते हैं कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, एसेट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होती है। पहला कन्वर्टिबिलिटी है, दूसरा है कि उनके फिजिकल फॉर्म या फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पे। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि देखिए, जब किसी एसेट को हम लिक्विडेट करते हैं, यानी कि जब हम किसी एसेट को बेचते हैं तो हमें उससे पैसा मिलता है। तो किसी एसेट को बेचकर पैसा मिलने की जो प्रक्रिया है, ये जो कन्वर्टिबिलिटी है, एसेट टू कैश, ये कन्वर्टिबिलिटी का अगर टेन्योर 1 साल से कम है तो वो करंट एसेट कहलाएगा। अगर कन्वर्टिबिलिटी 1 साल के ऊपर के पीरियड में होनी है तो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा। और अगर हम फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे बात करें तो जो भी कंपनी के एसेट होते हैं वो 2 कैटेगरी में जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? वो सारे एसेट जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक वो लैंड जिसपे वो फैक्ट्री खड़ी है, वो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो इन्वेंट्री है, यानी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और जो उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो रेडी टू सेल हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल फॉर्म में है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं। तो वो सारा फिजिकल या मटेरियल फॉर्म के एसेट टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। और वो सारे एसेट जो फिजिकल या मटेरियल फॉर्म में नहीं है वो इनटेंजिबल एसेट कहलाते हैं। तो इनटेंजिबल में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। देखिए, कोई भी कंपनी जब ब्रांड वैल्यू बनाती है तो उस ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए उसे ढेर सारा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उन्हें ढेर सारा मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट, और उन सारे खर्चों के बाद वो एक ब्रांड वैल्यू बनाती हैं। और ब्रांड वैल्यू होता क्या है? ये कस्टमर के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है, यानी एक साइकोलॉजिकल वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति होता है। यानी कि कस्टमर का अगर साइकोलॉजिकल अटैचमेंट या प्रेफरेंस बन जाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, तो ये हम कहते हैं कि कंपनी है सक्सेसफुल इन बिल्डिंग इट्स ब्रांड। तो जो ब्रांड वैल्यू है वो इंटेंजिबल एसेट है। उसी तरह से कंपनी के पास जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, लाइक जो उसके पेटेंट्स, जो कंपनी ने अपने नाम से पेटेंट करा रखे हैं, वो जो भी कॉपीराइट्स होल्ड करते हैं, राइट, और जो वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वो होल्ड करते हैं, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। उसी तरह से कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी कस्टमर एक्विजिशंस किए हैं, जो उसके पास कस्टमर्स के डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स के डेटा को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, राइट। सो दीज आर इंटेंजिबल एसेट। तो अगर हमें ब्रॉडली ये कहा जाए कि ठीक है, किसी भी फर्म के एसेट्स क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल एसेट्स ऑफ अ फर्म, राइट।
तो अभी हम करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल इन सबको छोड़ देते हैं। हम खाली ये एनालाइज करते हैं कि किसी भी कंपनी के पास वो सारे पॉसिबल रिसोर्स क्या हो सकते हैं जिन्हें बेचकर कंपनी पैसे पाएगी, चाहे वो 1 साल के अंदर, चाहे 1 साल से ज़्यादा। तो वो सारे रिसोर्सेज जिनसे कंपनी पैसे पा सकती है, वो सारे पॉसिबल रिसोर्स क्या हो सकते हैं, लेट्स कंसीडर देम। तो देखिए, जो सबसे पहला एसेट होता है वो होता है कैश एंड बैंक डिपॉजिट। तो देखिए, कंपनी के पास जो कैश मौजूद है उसके तिजोरी में, वो उसका एसेट है। साथ ही साथ कंपनी ने जो बैंक में अपना पैसा जमा कर रखा है, जो उसका करंट अकाउंट में जो पैसा है, जो एफडी में है, वो सब उसका एसेट है। दूसरी कैटेगरी होती है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को उधारी पे सामान दे रखा है, यानी अगर कंपनी ने दूसरे कंपनियों को उधारी पे सामान दे रखा है तो उसका पेमेंट उसे अगले कुछ महीनों में आनी है, तो जो कंपनी को पेमेंट रिसीव होनी है वो सब अकाउंट रिसीवेबल्स में आती हैं, तो वो उसका एसेट है। तीसरी तरह की एसेट होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी इस कंपनी ने जो भी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि 1 साल के अंदर इसको मिलने हैं, तो कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट जो इसे 1 साल के अंदर जो मैच्योर होकर कंपनी को मिल जाएंगे, वो सब कंपनी के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या एसेट्स हैं, राइट। दूसरी बात, चौथी तरह की एसेट जो कंपनी के पास होती है वो होती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या आते हैं, कंपनी के पास जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के इंटरमीडिएट स्टेज पे जो गुड्स हैं, यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स उसके पास जो भी उसके गोदाम में है, और कंपनी के गोदाम में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो रेडी टू सेल है, ये सारा जो स्टॉक है ये इन्वेंट्रीज कहलाता है, यानी इन्हें बेचकर कंपनी पैसे कमा सकती है। पांचवा कंपनी का जो एसेट होता है या फर्म का, वो होता है फिक्स एसेट, यानी कंपनी या फर्म जिस ज़मीन पे बनी है, अगर वो ज़मीन ओन करते हैं, जो उनकी बिल्डिंग है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स, मशीनरीज लगे हैं, साथ ही साथ उसके ऑफिस में जो भी टेबल, चेयर, फर्नीचर्स हैं, जो अदर ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, ये सारा कुछ उसका फिक्स एसेट है, इन्हें बेचकर वो पैसे कमा सकते हैं। छठी तरह की होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी इस कंपनी ने 1 साल के ऊपर वाले जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो सब इसके एसेट हैं। सातवीं तरह की एसेट हो सकती है टेक्नोलॉजी, पेटेंट या कॉपीराइट, ठीक है, यानी कंपनी जो भी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या टेक्नोलॉजी होल्ड करती है उन्हें बेच के पैसे कमा सकती है। 8वां तरह की इसकी एसेट होती है ब्रांड वैल्यू, ठीक है, जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू है उससे वो फ्रेंचाइज कर सकती है, किसी और को अपनी ब्रांड वैल्यू सेल कर सकती है, ठीक है, और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। 9वां तरह की कंपनी की एसेट होती है कस्टमर डेटाबेस, ठीक है, उनके पास जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो उनका एसेट है। और 10वें तरह की एसेट होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांसेस पेड, यानी फर्म ने जो भी एडवांस दे रखा है किसी फर्म को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी काम के लिए, तो जो कुछ भी उन्होंने प्रीपेड यानी पहले से ही पेमेंट कर दिया है, अभी तक काम नहीं हुआ है, काम मिला नहीं है, लेकिन इन्होंने पेमेंट या एडवांस दे रखा है, वो सब भी कंपनी के एसेट्स में काउंट होते हैं। अब अगर इनको ही हम पहले देखें कि इनमें टेंजिबल, नॉन टेंजिबल क्या है। देखिए, ये सारे एसेट में क्या इनटेंजिबल हैं, तो ब्रांड वैल्यू इनटेंजिबल है, इसे आप छू नहीं सकते, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। कस्टमर डेटाबेस, ये भी एक इनटेंजिबल एसेट है। टेक्नोलॉजी, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं ये इनटेंजिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। तो ये सब इनटेंजिबल चीज़ें हो गई, बाकी तो सब टेंजिबल हैं। अच्छा, इनटेंजिबल में शेयर्स, बॉन्ड भी आते हैं। अगर कंपनी ने डी मटेरियल फॉर्म में शेयर्स और बॉन्ड को होल्ड कर रखा है, देखिए डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट को हम कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी एक ऐसा अकाउंट जिसमें कि जो हम चीज़ें रखते हैं वो डीमटेरियल फॉर्म में होती हैं। तो शेयर्स और बॉन्ड्स ये क्या है, ये एसेट है, और अगर ये डीमटेरियल फॉर्म में है, ठीक है, यानी ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये डीमटेरियल फॉर्म में अगर किसी अकाउंट में मौजूद है तो डीमेट, तो इस कंपनी के जो भी डीमेट अकाउंट में चीज़ें हैं वो सारा इसका इंटेंजिबल एसेट है। तो ये बातें हो गई। अगर आप इन्हीं एसेट्स को करंट और नॉन करंट में देखना चाहें तो देखिए,
जो कंपनी के कैश और बैंक डिपॉजिट जो 1 साल के अंदर मिलने वाले हैं वो सब आ जाएंगे करंट में। अकाउंट रिसीवेबल्स वो सारा पेमेंट है जो इसे होना है कुछ महीनों में, ठीक है, उन चीज़ों के एवज में जो इसने उधारी पे दिए थे, बेचे थे, राइट। तो अकाउंट रिसीवेबल्स भी करंट एसेट्स में आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाले सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे आपके करंट में। इन्वेंट्रीज कंपनी कभी भी बेच सकती हैं, तो ये आते हैं आपके करंट एसेट में। फिर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांसेस पेड हैं ये सब आते हैं आपके करंट एसेट में। उसी तरह से जो भी कंपनी की अपनी ब्रांड वैल्यू, कस्टमर डेटाबेस है, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब भी आपके, अगर कंपनी इन्हें 1 साल के अंदर कैश कर सकती है तो ये सब भी करंट एसेट होंगे। तो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? दे आर मेनली द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो कंपनी के वो सारे इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स परचेज किए हुए हैं, राइट, या फिर किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं, तो वो सारा कुछ उसका नॉन करंट एसेट होगा, क्योंकि ये इनको लिक्विडेट या इनकी मैच्योरिटी 1 साल के ऊपर की होगी, राइट। और जो कंपनी के फिक्स एसेट है, लैंड, बिल्डिंग और बाकी जो इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें हैं, यानी अगर इनको लिक्विडेट करके कंपनी को जो पैसा आना है, अगर वो 1 साल से ऊपर के टेन्योर में आता है, तो ये सब भी नॉन करंट एसेट में जाते हैं। तो नॉन करंट एसेट में मेनली फिक्स एसेट होते हैं और जो कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये लेक्चर रेलेवेंट क्यों था? देखिए, ये लेक्चर रेलेवेंट था क्योंकि हमने ये समझा कि सिक्योरिटीज़ बेसिकली होती क्या है, सिक्योरिटीज़ और एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो सवाल ये था कि फिर ये एसेट क्या होते हैं। फिर हमें सब्सिक्वेंटली ये भी समझना जरूरी था कि किसी भी कंपनी के अगर एसेट ये चीज़ें हैं जिनसे वो पैसे पाते हैं, तो कहीं कंपनी को पे भी करना होता है, कहीं पैसे चुकाने भी होते हैं, उसके लाइबिलिटी होते हैं। तो फिर उससे हमें ये पता चलता है कि भाई फिर कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है या जो इक्विटी कैपिटल होती है उसका क्या रिलेशन होता है विद रिगार्ड टू एसेट एंड लाइबिलिटी। फिर बैंकरप्सी की क्या सिचुएशन होती है और किसी भी कंपनी में पॉसिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। अगले लेक्चर में जो भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, लाइक जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज़, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और डेटेड सिक्योरिटीज़ का जो मैंने एग्जांपल दिया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगले लेक्चर में जो भी कॉरपोरेट के सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी कॉमर्शियल पे शॉर्ट टर्म वाले हैं, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल्स और ये आपके डेटेड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और जो इनके डिबेंचर्स हैं, उनको हम फिर डिक्टेट कराएंगे, उनको हम लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।